हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज वसीम अकरम एंड वेलकम टू आवर चैनल एसएससी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफी शानदार तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चे लोग, हम लोग देखने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले कक्षा में हम लोगों ने समझा था प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कहीं भी किसी भी माध्यम के लिए जो अपवर्तनांक निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, एक निरपेक्ष होता है, एक निरपेक्ष होता है। तो आइए हम उसी को देखते हैं। तो इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रखा था क्या कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो वहां पे हम एक एग्जांपल खूब बेहतरीन शानदार तरीके से समझे थे। प्रकाश के अपवर्तन के एग्जांपल को हम लोग समझ रहे थे। तो आइए थोड़ा सा एक बार इसको और समझ लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है ना। आपको ये कांच यानी एक कांच के गिलास में एक पेंसिल दिखाई दे रहा होगा जो पानी में डुबोया गया है। ये पेंसिल हमें टेढ़ा प्रतीत होता है। ऐसे क्यों होता है? यहाँ पे मछली दिखाया गया है क्या कि तालाब में एक मछली है, एक बालक बैठ के नदी के किनारे देख रहा है। इसको मालूम चल रहा है क्या कि मछली यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल में जो मछली है वो इससे नीचे है। क्या है? नीचे है। तो ये एक्चुअल पोजीशन है और ये उसका क्या है? अपरेंट पोजीशन है, परसीव्ड पोजीशन है। ठीक है ना। तो ये घटना किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मछली हमारा यहाँ पे है, लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है और इस बालक को लग रहा है कि ये मछली यहाँ पे ना होके यहाँ पे है। तो ये भ्रम उत्पन्न होता है और यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये पेंसिल का भी हाल वही है, ये भी टेढ़ा प्रतीत होता है, एक्चुअल में टेढ़ा होता नहीं है। तो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो आइए इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई गिलास है, उस गिलास में पानी भरा गया है और उसके पेंदी में क्या रखा गया है? एक कॉइन्स रखा गया है, एक सिक्का को हम लोग रखते हैं। तो सिक्का हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का हमारा यहाँ पे है। तो ये किसके कारण होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि जो सिक्का है यहाँ पे है, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, वो नॉर्मल से क्या भागता है? दूर भागता है। नॉर्मल से कहाँ भागता है? दूर भागता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ठीक है जा रहा है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये यहाँ पे ना जाके ये ऐसे इधर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, यानी नॉर्मल से दूर भागेगा। यही हाल यहाँ पे भी होगा, ये भी प्रकाश की किरण यहाँ ना जाके तिरछा भागेगा। तो अब ये जो यहाँ पे गया है, तो इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे मिलेगा इसका प्रतिबिंब वहीं पे दिखाई देगा। तो कॉइन्स तो हमारा यहाँ पे रहेगा, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे। कॉइन का एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन इसका अपरेंट पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे। ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। कोई भी कांच के गिलास में पानी भरा जाए, उसमें सिक्का रखा जाए, तो सिक्का ऐसे प्रतीत होगा कि सिक्का ऊपर में है। तो यह किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये कैसे दिखाई पड़ता है, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब हम लोग देख रहे थे क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे पहला नियम हमने क्या बताया था? आपतित किरण आपतित बिंदु पर डाला गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था कि दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? साइन आई बटे में साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो यहीं से हमारा, यहीं से ये क्या है, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्या? साइन आई बटा में साइन आर। अब इसका जो वैल्यू आता है वह एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, कांस्टेंट वैल्यू, नियतांक वैल्यू आने का मतलब क्या है कि एनी नॉमिनल्स होगा, कोई एक संख्या होगा। क्या हो गया? संख्या होगा। इसका और इसका जब अनुपात निकालते हैं तो कोई संख्या आता है, उसमें कोई यूनिट नहीं। हम लोग क्या कह देते हैं? अपवर्तनांक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपवर्तनांक
कह देते हैं। यहाँ पे अपवर्तनांक को हम लोग समझेंगे कि अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक होता क्या है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल c और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से मैं बोलूंगा कि अपवर्तनांक का डिफिनीशन क्या होता है। अपवर्तनांक का डिफिनीशन क्या होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, या यहाँ पे हम निर्वात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, निर्वात भी कह सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm के अनुपात को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। यहां पे दिखाया गया है क्या कि जो अपवर्तनांक होता है शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे दिखाया गया है μm यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट c हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी जिस मीडियम में आप निकालना चाहते हैं, जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आप सभी लोगों को समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आता है वो कैसे आता है, जैसे हमने पढ़ रखा है क्या कि जो हमारा साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आर होता है, और ये क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है ना, तो ये कैसे आता है, जैसे में हम यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करेंगे तो ये अगर हम यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे ये एंगल आई होगा और यहाँ पे एंगल क्या होगा, आर होगा। चलिए, ये पहला माध्यम है, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम n1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये होता क्या है कि I है, तो ये n1 हो जाएगा और साइन I होगा, और ये क्या होता है, बराबर होता है किसके, n2 साइन R के बराबर होता है। क्या होता है, n2 साइन R के बराबर होता है। अब हमें क्या निकालना है, साइन I अपॉन में साइन R निकालना है। तो जब यहाँ पे साइन I बटे में साइन R निकालेंगे तो इधर क्या बचेगा, n2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, n1 बचेगा। क्या बचेगा, n1। और यही जो होता है, या तो इसको म्यू से रिप्रेजेंट कीजिए, नहीं तो इसको n से रिप्रेजेंट कीजिए, यानी यही हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, अपवर्तनांक निकालते हैं। तो यहाँ से भी होता है हमारा। ठीक है ना, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपवर्तनांक दिखाई दे रहा है इसको म्यू से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक हमारा क्या होगा, शून्य निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन में किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ये क्या होता है, म्यू बराबर में c अपॉन में क्या हो जाता है, cm हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो वह विरल माध्यम कहलाएगा, तथा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वह विरल माध्यम कहलाएगा, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो वह सघन माध्यम कहलाएगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो वह सघन माध्यम कहलाएगा, और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी बच्चे लोग, कम होगी। एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है अपवर्तनांक में और वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल में, और ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, यह एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। अगर दूसरा हम लोग देखें, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा,
अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। यानी ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। ये रिलेशन होता है किसमें? अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में। ठीक है ना? तो यहाँ पे दिया हुआ है जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो उसकी चाल क्या हो जाएगी? उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो वह सघन माध्यम कहलाएगा तथा उसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या देखते हैं? क्वेश्चन। ये हमारा क्या था? अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? तो खूब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए इसी कॉन्सेप्ट, इसी यानी अपवर्तनांक पे ही हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें ये टॉपिक खूब शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क्या? The speed of light in a water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. If the speed of light in a vacuum 3 into 10 to the power 8 meter per second, calculate the refractive index of water. अर्थात जल में प्रकाश की चाल 2.25 into 10 to the power 8 meter per second है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या देख रहे थे वहां पे? क्या देख रहे थे? वहां पे हमने एक चीज बताया था क्या, कि किसी भी माध्यम में अगर हमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो, चाहे किसी माध्यम में प्रकाश का चाल निकालना होगा तो हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या बोला गया है? द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? यहाँ पे हम देखेंगे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है? पानी में प्रकाश की चाल कितना है? 2.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। दूसरा, ये निर्वात में हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब हमें अगर निकालना होगा क्या? वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर लिखते हैं क्या, यानी ये W से वाटर यानी पानी का, और म्यू हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। यानी अगर हम पानी का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में क्या हो जाएगा? माध्यम। और कौन सा माध्यम है? तो पानी में प्रकाश की चाल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे देखेंगे तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया हुआ है? ये भी 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? इसको अब हम कैसे, अब इसमें क्या करना है कि सिंपली हमें क्या करना है? भाग देना है। भाग देंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब इसमें इससे भाग देंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा क्या? 1.33। अब इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ये क्या होता है? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है ना? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे पानी का अगर हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो 1.33 होता है। यहाँ पे दिया हुआ था क्या, कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब किसी का भी निकालना होगा, किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना होगा तो उसका जो हम कंपैरिजन करते हैं वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे में जिस माध्यम का निकालना होगा हमें उससे भाग देना होगा। तो यहाँ पे जब हम भाग दिए थे तो हमारा कितना आया था? यहाँ पे 1.33 हमारा आंसर आया हुआ है। यानी पानी में जो पानी का अपवर्तनांक होगा, पानी का जो अपवर्तनांक होगा यानी वाटर का अपवर्तनांक होगा वो होगा कितना?
1.33 होगा। कितना होगा? 1.33 होगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी को खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में प्रकाश की गति की गणना करें, वायु में प्रकाश की चाल अगर इतना हो तो। ठीक है ना, तो सिंपल सा फंडा है, हमें क्या करना है पहले उस, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला, तो कहां पे निकालना है बाबू, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में क्या होगा, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। अब यहां से क्या पूछा गया है, यानी अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू जी, इसको सी लिख सकते हैं और इसको सी जी लिख सकते हैं। तो हमें मालूम है सी जी निकालना है, म्यू जी मालूम है। म्यू जी कितना है बच्चा, यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ये 1.5 है, और ये भी हमें मालूम है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसा ही लिखें कि म्यू जी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो सी जी है ये निकालना है, तो म्यू जी हमें मालूम है, म्यू जी कितना है 1.5 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी जी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे में कितना हो जाएगा हमारा 1.5, तो इससे अगर भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास, यानी ग्लास में प्रकाश की चाल, सॉरी यहाँ पे कांच टर्म यूज किया गया है, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा है ये ऑप्शन जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर होगा। ठीक है ना, तो हमने 2 क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अभिलंब के अनुदिश यात्रा करने वाला प्रकाश, ऑप्शन है अभिलंब की ओर अपवर्तित होगी, अभिलंब से दूर अपवर्तित होगी, सीमा के साथ जाता है, अपवर्तित नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बच्चे लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, और आप लोग आंसर करने का प्रयास कीजिए, आप लोगों का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे बच्चा लोग क्या दिया हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहाँ पे कहां से, सघन माध्यम से विरल माध्यम। मान लीजिए कि आपका ये वाला सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम दिया हुआ है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, अभिलंब के अनुदिश, यानी ये हमारा अभिलंब हो, और इसी के अनुदिश, ठीक है ना, इसी के अनुदिश प्रकाश की किरणें आती है और सीधे क्या होती है, ये एकदम सीधा निकल जाती है, थोड़ा सा भी ना मुड़ती है ना डेविएट होती है, एकदम सीधा निकल जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, अभिलंब की ओर अपवर्तित, अभिलंब से दूर अपवर्तित, सीमा के साथ। तो बच्चा लोग यहाँ पे जो हमारा फाइनली आंसर होगा वो हो जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में किसके अनुदिश जा रही है बच्चा, अभिलंब के अनुदिश जा रही है, किसके अनुदिश, अभिलंब। तो यहाँ पे कोई प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटित नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा क्या है, अगला जो है वो हमारा लेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग प्रकाश के अपवर्तन यानी अपवर्तनांक के बारे है क्या, कि ये जो हमारी आपतित किरण है
ऐसे आ रही है, लेकिन क्या हो रही है, अपवर्तन के बाद ये किधर मुड़ जा रही है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। तो यहाँ पे बच्चा क्या होता है, एक एंगल आई होता है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक एंगल आर होता है। तो जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहां से, विरल माध्यम से, विरल से कहां जाती है, सघन जाती है, सघन माध्यम में जाती है। तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, ये जो एंगल आई होता है वो ग्रेटर देन होता है एंगल आर के, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन याद होना चाहिए। इससे मालूम चल जाएगा कि अगर यहाँ पे इंसिडेंस यानी आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से, तो हम समझेंगे क्या कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, एंगल आई है, और ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा, यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत किए हैं, एक करना है इसको, सोचिए यहाँ पे ये हमारा कहाँ भाग रहा है जी, तो ये हमारा अभिलंब से दूर भाग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल आर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल आई होगा वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, एंगल आर से। किससे छोटा होगा, एंगल आर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कहाँ से आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम होगा, क्या होगा, सघन माध्यम। ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वहां पे हमारा आपतन कोण हमेशा अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा कि अपवर्तन कोण हमारा आपतन कोण से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्ट जो अपवर्तनांक पे बेस्ड है, क्या कि अगर यहाँ पे दो माध्यम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो माध्यम दिया हुआ है, और माध्यम इस प्रकार से दिया हुआ है, एक हमारा विरल माध्यम है और दूसरा हमारा क्या है, सघन माध्यम है। एक हमारा क्या है, विरल माध्यम है और दूसरा हमारा क्या है, सघन माध्यम है। यानी दूसरा हमारा क्या है, सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम है। और यहां पे जो एंगल दिया हुआ है, एंगल आई बराबर 45 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना, 30 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है और दूसरे माध्यम का हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है, दूसरे माध्यम का हमें क्या निकालना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा N2 बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिलास दे दिया हुआ है। क्या दे दिया है, ये गिलास। मानते हैं ये हमारा N1 है और ये हमारा N2 जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, गिलास। और गिलास का अपवर्तनांक कितना होता है, हम जानते हैं 3/2 होता है। कितना होता है, 3/2 होता है। तो यहाँ पे माध्यम 1 का अपवर्तनांक हमें निकालना है, यानी इसके सापेक्ष अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमने इसके पहले आप लोगों को समझाया था, क्या ये N1 होता है, ये साइन आई होता है, ये N2 होता है, ये साइन आर होता है। तो इसका जो लिखने का तरीका होगा वो हो जाएगा क्या, N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें N1 निकालना है। क्या निकालना है, N1 निकालना है। ठीक है, तो अब अगर हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखते हैं क्या, जनरली साइन आई बटा में साइन आर। सभी स्टूडेंट के जबान पे रटा हुआ रहता है साइन आई बटा में साइन आर। तो हम ऐसे भी बनाते हैं और एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, उससे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई बटे में साइन आर, साइन यहीं पे रुक गया, साइन आर को लेके आए तो इसके नीचे चला आया और N2 यहाँ पे N1 का इंतजार कर रहा है, तो N1 भी N2 के नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको जब हम पुट करेंगे, यानी साइन आई का मान कितना दिया हुआ है, तो साइन आई बराबर कितना है, 45 डिग्री है, और साइन आर बराबर कितना दिया हुआ है, तो साइन 30 डिग्री है। कितना है, साइन 30 डिग्री है। अब यहाँ पे हमारा N2 दिया हुआ है, N2 बराबर क्या है, 3/2 है। क्या है बच्चा लोग, 3/2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमें N1 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, N1 फाइंड आउट करना है। तो आप सभी लोगों ने 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति सभी लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है ना, और इसका मान सभी
विद्यार्थियों को आता होगा। साइन 45 कितना होता है बच्चा? तो साइन 45 होता है 1/√2 के बराबर होता है। और साइन 30 कितना होता है? तो 1/2 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2n1, ठीक है ना। अगर इसको हम सही से सजा के लिखेंगे, अगर सही से ऑर्डर में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा 1, और ये 2 पलटी मार के यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना है? 3 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n1 हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये लिखाएगा क्या? 3√2 और बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और n को यहाँ पे लाएंगे तो हमारा n1 आ जाए। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। यानी इस माध्यम का यहाँ पे इस माध्यम का जो हम अपवर्तनांक निकाले हैं वो कितना है? तो 3√2/4 आया है। तो ये भी एक तरीका होता है। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। लेंस क्या होता है? लेंस को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। तो लेंस क्या होता है? दो तल से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक तल, दोनों तल गोलीय है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लेंस कहते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे लोग? लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है? दर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? लेंस कह देते हैं। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। लेंस हमारा जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो बच्चा लोग लेंस 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 होते हैं। जैसे एक हमारा होता है अवतल लेंस, और दूसरा हमारा लेंस जो होता है उसे क्या कह देते हैं हम लोग? उत्तल लेंस कहते हैं। अच्छा, अवतल लेंस कैसे दिखता है? दिखने में कैसे होता है? तो हमारा ये हुआ अवतल लेंस, यानी जिसका किनारे पे क्या हो? मोटा हो और बीच में क्या हो? धंसा हो। तो वैसे लेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अच्छा, इस लेंस को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, और इस लेंस को क्या कह देते हैं हम लोग? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो क्या? डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है उसको ये क्या करती है? डाइवर्ज करा देती है। क्या करती है? डाइवर्ज करा देती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या होता है हमारा? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, अवतल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है उसको भी थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। और हम जानते हैं कि काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसे बनता है? हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा? हमेशा छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अब यहीं पे अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस हमारा इस प्रकार से दिखाई दे, इस प्रकार का दिखाई देता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो ये जो हमारा उत्तल लेंस है, यहाँ पे तो बोले कि ये लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो इस लेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। किस लेंस के नाम से जाना जाता है? तो इस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी उत्तल लेंस कौन सा लेंस है? तो यह एक अभिसारी लेंस है। क्या है? अभिसारी लेंस है। अच्छा, अभिसारी लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इंग्लिश में बाबू इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति क्या होगी? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है क्या? वास्तविक और उल्टा। एक इसमें ऐसा कंडीशन आता है जहां पे प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के प्रतिबिंब हम उत्तल लेंस से पाते हैं, ठीक है ना। और जो मानव नेत्र में लगा रहता है, यानी ईश्वर का गॉड का दिया हुआ जो लेंस है हमारे आंखों में, वह भी क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को लेंस से समझ में आया होगा कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ क्या होता है? क्षेत्र होता है। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? लेंस कह देते हैं।
आगे हम लोग देखें क्या कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। वैसा लेंस जिसका किनारा मोटा हो और बीच वाला भाग दबा हुआ हो, धसा हुआ हो, तो उस लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? अवतल लेंस कहते हैं। और इसको अपसारी लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन सा? अपसारी लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक लेंस दिखाई दे रहा होगा, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बीच सेंटर में ना एक पॉइंट होता है, उसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन होता है, इसको भी ओ से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो इस ओ को क्या नाम देते हैं? इसको बच्चे लोग बोलते हैं क्या? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं हम यहाँ पे। अच्छा देखेंगे, जो भी लेंस हमारा बना होता है, जैसे ये लेंस हो गया, ये यानी अवतल लेंस चाहे उत्तल लेंस, यहाँ पे अगर इसको हम सही से मिलाएंगे तो ये क्या है? दो गोलीय लेंस से बना होता है। अगर इसको अगर हम देखेंगे तो यह इस टाइप से दिखाई देगा, ये भी इस टाइप से दिखाई देगा। तो इसका एक सेंटर होगा, ठीक है ना, और फिर बीच में क्या होगा? फोकस होगा, ठीक है ना। यहां पे भी क्या होगा? सेम कंडीशन होगा कि यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे इसका क्या होगा? सेंटर होगा। इसमें भी क्या होता है बच्चा लोग कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे भी एक फोकस होगा और ये सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक फोकस होगा और ये क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसी को हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये हमारा F1 कहलाता है। अच्छा, यहाँ का डिस्टेंस हमारा फोकस होता है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को हम लोग वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का क्या होता है? दुगुना दूरी होता है। इसलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2F1 के नाम से इसको जानेंगे। इसको यहाँ पे वक्रता केंद्र के नाम से नहीं जानेंगे, वक्रता त्रिज्या के नाम से नहीं जानेंगे, यहाँ पे 2F1 के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। यानी C के जगह पे हम यहाँ पे 2F1 का प्रयोग करेंगे। इधर भी हमें क्या करना होगा कि ये हमारा F2 होगा, यानी यह दूसरे गोलीय लेंस का फोकस F2 होगा, और ये जो C है ना, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? 2F2 का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हमें देखने को मिलेगा, आगे इसको हम लोग समझेंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। इसमें भी वही हाल होता है, ठीक है ना। ये इसके लिए फोकस F1 हो जाएगा, इसके लिए अगर बात करें तो, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये हमारा 2F2 हो जाएगा। तो देखिए, अगर ऐसे हम देखेंगे, ठीक है ना, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, और ये जो पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन होता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है? सेम कंडीशन होता है। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अवतल लेंस क्या होता है। वह लेंस जो किनारे पर मोटा तथा बीच में पतला या अंदर की ओर दबा हो तो उसे अवतल लेंस कहते हैं या अवतल लेंस कहलाता है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा है वो क्या है? उत्तल लेंस। यानी अवतल लेंस का डायग्राम कैसे था बच्चों? ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है, ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा 2F1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये F2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं अपवर्तन के बाद क्या होती है? वो डाइवर्ज कर जाती है, यानी दूर फैला देता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। तो आगे मिलने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसी पॉइंट को, इसी लाइन को हम लोग क्या करते हैं? पीछे एक्सटेंड करते हैं। तो ये कहाँ पे मिलता है? फोकस पे। तो ऐसे मानना होता है कि अवतल लेंस में जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, ठीक है ना। और वह प्रतिबिंब क्या कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और सीधा प्रतिबिंब होता है। और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। सेम इसमें भी वही कंडीशन होगा। यानी अगर उत्तल लेंस का बात करेंगे तो उत्तल लेंस हमें ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये हमारा F1 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2F1 होगा। यहाँ पे हमारा F2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा,
ठीक है ना, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बारे में जानते हैं, वह लेंस जो किनारे पर पतला होता है, यहाँ पे क्या हो, पतला हो, तथा बीच में मोटा हो या बाहर की ओर उभरा हो, तो उसे क्या कह देते हैं हम लोग, उत्तल लेंस कहते हैं, या उत्तल लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक निश्चित पॉइंट पे मिला देता है। जैसे ये अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें हैं, अपवर्तन के बाद ये क्या करता है, फोकस पे इसको मिला देता है, यानी इसको वहां पे क्या होती है, प्रकाश की किरणों को फैला देता था, यहाँ पे क्या करता है, मिला देता है किसी निश्चित पॉइंट पे। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम अभिसारी पड़ा है, और इसका नाम क्या हुआ, अपसारी। ये प्रकाश की किरणों को फैलाने के कारण इसका नाम अपसारी लेंस पड़ा हुआ है, और इसको मिलाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, अभिसारी लेंस नाम पड़ा है। तो अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, देखने में कैसा होता है, ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अवतल लेंस है, और ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है ना, हमने क्या बताया था, इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, और ये वाली जो रेखा है इसे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, फैला देता है। ठीक है ना, तो इन दोनों किरणों को मिलने की कोई संभावना नहीं होती है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइन को पीछे हम एक्सटेंड करते हैं, और जिस पॉइंट पे मिलता है हम मानते हैं कि प्रतिबिंब हमारा वहीं पे बनता है। तो ये हमारा अवतल लेंस के केस में है। अब देखिएगा क्या कि ये टूटी हुई लाइन के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है, हम बताए थे काल्पनिक रेखाओं के मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या नाम देते हैं, या तो आभासी नाम देते हैं, और नहीं तो दूसरा नाम क्या देते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम देते हैं। कौन सा प्रतिबिंब का, काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम देते हैं। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ऑब्जेक्ट दूर से आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का इमेज क्या है, बहुत छोटा है। क्या है बच्चा, बहुत छोटा है। ठीक है ना। दूसरा अगर हम समझने का प्रयास करें तो कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस दिया हुआ है, जहां पे दो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, तो अपवर्तन के बाद देख रहे हैं कहां पे मिल रही है, तो फोकस पे मिल रही है। तो यहाँ पे किरणों के वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किरणों को डाइवर्ट करा दे रहा है, फैला दे रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलाता है। ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या करता है, दो प्रकाश किरणों को आपस में मिला देता है, और जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे मिलता है, उससे जो प्रतिबिंब, वहां पे जो एक दूसरे कटान से जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब का नाम क्या दिया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिया जाता है। हम आशा करते हैं कि आपके सभी विद्यार्थियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।